दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फील द पावर। और जैसे हम लोग हमारी एक सीरीज है जिसमें हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेके आते हैं बात करने के लिए, और जो बहुत कॉमन क्वेरीज होती हैं उनकी स्पेशलाइज एरिया की, जिसके बारे में काफी मिथ्स भी होते हैं या काफी क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, स्पेशली रिलेटेड टू वेलनेस या फिटनेस, वो हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ओपिनियन लेके एक जानने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी क्या है उस चीज के पीछे। आज उसी सीरीज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमें हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शम्स। डॉक्टर शम्स कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं दिल्ली के एक बहुत बड़े जाने माने हॉस्पिटल के अंदर, और काफी एक्सपर्ट हैं, स्पेशली जो किड्स की हेल्थ है, जो करंट कंडीशंस हैं और करंट सिनारियोस पे काफी रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं इन्होंने। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर शम्स का, जिन्होंने आज टाइम निकाला हमारे फील द पावर चैनल पर आने के लिए। डॉक्टर शम्स, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द चैनल। You're absolutely welcome. Hello everyone. कैसे हैं डॉक्टर साहब आज आप? I'm good, thank you. डॉक्टर शम्स, जैसा मेरी आपसे बात भी हुई थी और हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ डेज। और जैसे आजकल के बच्चे हैं उनकी हेल्थ जो है वो काफी कंसर्न रहता है, स्पेशली जब बच्चे फिजिकल गेम्स की जगह वर्चुअल गेम्स पे ज्यादा जा रहे हैं या गैजेट्स वगैरह का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि बच्चों की हेल्थ पे इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है, स्पेशली जब वर्चुअल गेम ज्यादा बढ़ गई हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, तो उससे बच्चों की हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? I would say it is actually deteriorating the health and the well-being of the children. जैसे हम लोग याद करते हैं जब हम लोग बचपन में जो गैजेट्स हैं ये एक्चुअली बहुत ही खतरनाक है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। गैजेट्स का यूज़ हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे हैं, गैजेट्स का इफ़ेक्ट सिर्फ़ हम लोग कहते हैं कि आई साइट पर इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों को, पर ये इसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ आई साइट्स तक लिमिटेड नहीं है। व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, व्हाट वी एब्ज़ॉर्ब, जो बच्चे होते हैं स्पेशली 5 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी वो जो उनका ना ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, जो भी कुछ वो देखते हैं, जो भी कुछ वो सुनते हैं, वो सब उनके मेमोरी में मेमोराइज़ होता है और साथ में उनकी इमोशन डेवलपमेंट और उनके जनरल डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे है कि जो भी कोई जो गैजेट्स हैं सबसे पहले आँखों में बड़ा नुकसान करते हैं बच्चों को। आजकल देखा होगा आपने भी, यंग उम्र में बच्चों के बहुत चश्मे लग जाते हैं या आई साइट की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है कि बच्चों के अंदर आप देखेंगे बच्चों के डेवलपमेंट और बच्चों के अंदर इवन वायलेंट बिहेवियर आपने देखा होगा जो आजकल के टाइम में जो बच्चों को होने लगा है, वो इन गैजेट्स के यूज़ की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से हो गया है। तो स्क्रीन टाइम मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड इन चिल्ड्रन, नॉट मोर देन 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन, including mobile phones, laptop, TV, all the gadgets, not more than 1 hour of screen time per day. और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, इवन आई हैव सीन कि आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे या और भी कोई कई चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइम्स मिल जाएंगी। पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने राइम्स लगा दिए हैं तो बच्चा ठीक है, खुश है, जी। इंटरेक्ट कर रहा है वेल, और they are free from that part, but that is actually very dangerous for the children, so better to avoid that affects your brain. There was a study done nearly a decade back that was named as TV alters your mind, and it is true. TV or the screen, whatever the channel see, that alters your mind. And I would say at less than 1 year of age, no screen time should be shown to the children. नहीं डॉक्टर साहब, जैसा आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैंने भी बहुत बार देखा है कि बच्चों को राइम्स लगा के यूट्यूब पे, या कोई खाना खाते वक्त बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे मोबाइल पे लगा के खाना खाना खा रहे होते हैं, या बच्चों को से कुछ अटेंशन उनकी डाइवर्ट करनी हो या उनको थोड़ा बहलाना हो तो माँ बाप यूट्यूब पे कोई गाना लगा के या कोई कार्टून लगा के दे देते हैं उनको। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि वो एक्सट्रीमली डेंजरस है या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो? आई वुड लाइक टू मेक अनदर पॉइंट, एक्चुअल में जो डिनर टाइम होता है या लंच टाइम होता है, जो भी कोई मील टाइम होता है, दैट इज अ टाइम फॉर फैमिली इंटरेक्शन। स्पेशली एट दैट टाइम आप अगर बच्चे को वीडियोस में लगा रहे हो, राइम्स में लगा रहे हो, दैट इज वेरी डेंजरस। दैट इज द टाइम वेयर यू डेवलप मोस्ट बॉन्डिंग विद द चिल्ड्रन। सो एट दैट टाइम आई वुड सजेस्ट दैट नो राइमिंग, नो टीवी, नो वीडियो शुड बी शोन चाइल्ड। जी, तो यानी कि सिर्फ फिजिकली या आईज पे इफेक्ट नहीं है, जो आपकी
एक बॉन्डिंग या जो एक मेंटल जो एक कनेक्शन बनता है बच्चों के साथ में, या एक मेंटल डेवलप होने शुरू होते हैं, उस पर भी इफेक्ट इस तरह से भी आता होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब एक चीज और देखें, जब मैं बच्चा था या आप बच्चे थे, हम लोग थे, तो हम लोग बहुत फिजिकल गेम्स वगैरह खेला करते थे। और बहुत सारे गेम्स होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग गेम्स होती हैं, हमारे रीजन में कुछ और गेम्स थी। तो आजकल के बच्चे जो है फिजिकल गेम्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनको प्ले स्टेशन मिल गया है या मोबाइल पे वो गेम्स खेल रहे होते हैं डिफरेंट तरह की। और मुझे टू बी ट्रू, मैं ज्यादा बच्चों को फिजिकली एक्टिव देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ। तो डू यू ऑल्सो सी द इफेक्ट ऑफ दैट थिंग कमिंग, कि आपकी प्रैक्टिस में जब बच्चे आपके पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, कि उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? Definitely. Now you can see that due to this, not only eye and brain are being affected, their general health is also being affected. बच्चे टीवी पे लगे रहते हैं, प्ले स्टेशन गेम्स में खेलते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिससे यू कैन सी देन ओबेसिटी इज बिकम एन एपिडेमिक. Not and obesity, and it leads to a chain of reactions. Not only obesity, you can see at the younger age, you see the children are having diabetes and obesity. So you can say it can be a kind of link to these things. Physical activity is very important, not only for the physical development, I would again say it is also important for the mental development of the child. बच्चे का दिमाग तब तक विकसित नहीं होगा जब तक बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट में अच्छे से टेक पार्ट नहीं करेगा. आप कितना टाइम रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए, कि कितना कितना टाइम उनको एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटीज में डेली इन्वॉल्व, कोई गेम्स हो, कुछ भी हो, किसी तरह की भी, या घर में कोई एक्टिविटी, कितना? That depends from age to age. जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, they spend almost all the time playing around. जी जी Even जब वो घर में है, किसी से इंटरेक्ट करें तो भी उनके लिए प्ले टाइम होता है, उनकी बॉन्डिंग डेवलप होती होती है. बच्चे जी स्कूल जाने लगते हैं तो इवन इन स्मॉलर एज ग्रुप जो चिल्ड्रन होते हैं, जो अर्ली प्री जो प्रेपरेटरी स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में, किंडरगार्टन में जाते हैं, वहाँ पे भी उनको नाउ द करिकुलम इज लाइक दैट, दे टीच द चिल्ड्रन विद अ प्लेफुल मैनर. तो जी प्ले के थ्रू ही उनको सिखाया जाता है. तो प्ले हैज गॉट ए दिस sport play or sports have got a very important role in the physical development of it, as well as the mental development of the child. So that depends on age to age. As the age increases, the time of playing or such things decreases. But I would say jitna normally बच्चे evening के time, especially in the evening time when they come back from the school, they should go out and play at least for 1 hour a day at least. तो मेडिकली भी ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय, कह सकते हैं ये बात, राइट? Yeah, you can say that. जी। और सही बताएं तो जब आप मोबाइल पे देख रहे हैं, तो चाहे हम सोचेंगे खेल रहा है, लेकिन असलियत में उसका ब्रेन एक तरह से काम ही कर रहा है, वर्क, इट इज ऑल वर्क, नॉट प्ले और नॉट एनी They रिफ्रेशिंग और also get, रिलीविंग एक्टिविटी। and they also get mental exhaustion with that. एग्जैक्टली वही चीज, हमें लगता है कि बच्चा खेल रहा है या एंजॉय कर रहा है, बट एक्चुअली उसका ब्रेन पूरा इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसका फोकस उस पर बहुत ज्यादा, तो वो एक्सर्ट हो रहा है और इट विल क्रिएट इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर भी ये सब बहुत देखता हूँ कि छोटे बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है, उसके इफेक्ट आने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने सब्सक्राइबर्स या जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूंगा साथ में, कि डॉक्टर साहब ने काफी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, डॉक्टर शम्स ने, राइजिंग केसेस ऑफ और राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज, जो छोटे बच्चों में मोटापा और डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर उन्होंने काफी साल रिसर्च की है और काफी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं इन्होंने, जो कि इंडिया के काफी नोन जर्नल्स में और गैजेट्स में पब्लिश भी हुए हैं। डॉक्टर साहब कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पर आप अपने रिसर्चेज में से, क्योंकि बच्चों के अंदर डायबिटीज या ओबेसिटी या कार्डियक प्रॉब्लम्स होना एक बहुत बड़ा कंसर्न लगता है मुझे स्पेशली। देखिए आजकल जो रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि यू हैव टू टेक, जैसे हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं कि हर बच्चे का बीपी लेना है. There is an increasing rise of hypertension in the children as compared to what was there almost 20 years back. It has almost doubled now. So even in our clinical practice, we take the BP of every child who comes in the OPD, and we take the weight. Whenever you chart the BMI or the weight of the child, it is you can see there is a definitely rising trend. चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, राइट? Diabetes is of two types, especially in the children. We get type 1 diabetes and type 2 diabetes. Type 1 diabetes is independent; it has got its own risk factors and own uh, you can say own patterns how it develops. But the type 2 diabetes, you can say
अर्लियर वी यूज्ड टू से कि 40-50 साल की उम्र के बाद आदमी को डायबिटीज होनी शुरू होती है। नाउ यू कैन से दैट इज मोडी, दैट इज जो अर्लियर एज ग्रुप में हमारी डायबिटीज आती है वो इवन इन 20s और 30s में बच्चों लोगों को डायबिटीज दिखनी शुरू हो गई है। तो दैट इज आई वुड से एन अलार्मिंग थिंग एंड वी शुड, इट्स हाई टाइम वी शुड इंक्रीज आवर फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले जो कार्डियक अरेस्ट की एज थी वो अराउंड 37 ईयर्स के अराउंड नीचे की थी WHO ने 45 से। और अभी 2 साल पहले WHO की और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसकी रिकमेंडेशन आई है कि कार्डियक अरेस्ट की या कार्डियक इश्यूज के लिए जो एज है जिसमें कि डेंजर शुरू हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस ही बढ़ रहे हैं, वो एज उन्होंने 35 से भी घटा के 18 ईयर्स कर दी है। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 18 ईयर्स की एज के बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भी प्रोन हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स के। और जैसा आप हम बता रहे हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस में ब्लड प्रेशर वगैरह नाप रहे हैं अभी से छोटे बच्चों का, तो इट इज अ राइजिंग एंड आई विल नॉट से राइजिंग, इट्स एन अलार्मिंग थिंग कि जिसको सुन के हमारे कानों की घंटियां बज जानी चाहिए और हमें अपना थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों की तरफ भी और अपनी तरफ भी। डॉक्टर साहब, जो माँ बाप जिनको डायबिटीज वगैरह के इश्यू हैं उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या कुछ? देखिए, I'll stress out the same thing again. जो type 1 diabetes होती है that is independent of these things, but जो type 2 diabetes है that is multifactorial inheritance pattern होता है कि yeah, but the genetics do play a part in that, and we Indians we are as such prone to diabetes. So one risk factor is our racial ethnicity, which is one of the risk factor. Plus, if we add another risk factor to it, that is dangerous. तो मतलब कि जो जिन माँ बाप को डायबिटीज है उनको तो अपने बच्चों को फिजिकली ज्यादा एक्टिव रखना चाहिए और शुरू से बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए उनके डाइट वगैरह Yes, का। yes. जी So type 2 diabetes has got inheritance. जी। डॉक्टर साहब, 2 सवाल सबसे कॉमन जो आपसे ज्यादा ही पूछे जाते होंगे, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी पूछना चाहूंगा। जो बच्चे बढ़ती हुई उम्र के होते हैं तो माँ बाप के 2 कंसर्न सबसे ज्यादा होते हैं, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा और मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। तो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछूंगा मैं। सबसे पहले वजन के बारे में बात करते हैं कि अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं और क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वजन सही होता है लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। तो आइडियल क्या है इसका? देखो, सबसे पहले बात है, हर माँ को अपना बच्चा कमजोर लगता है, हर माँ को अपने बच्चे का वजन कम लगता है, बट एक्चुअल में हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता है। हमारे पास डेवलपमेंटल चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के थ्रू अगर आप प्लॉट करोगे तो बच्चे के अगर जो वेट है इज विद इन द नॉर्मल रेंज, तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप जब भी रूटीन पीडियाट्रिशियन विजिट पे जाते हैं तो हर एक पीडियाट्रिशियन दे टेक द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड, एंड वी डू प्लॉट दिस दैट अगर बच्चे के नॉर्मल रेंज में होता है तो नथिंग नीड्स टू बी डन। अगर वो ज़्यादा लोअर रेंज में होता है, malnutrition रेंज में आता है या ओबेसिटी रेंज में आता है, तो वी डू काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स की किस तरह से डाइटरी काउंसलिंग करनी है या और अदर इंटरवेंशंस लेनी है, तो उसके हिसाब से फिर देन वी प्रोसीड अकॉर्डिंगली। लेकिन कॉज ढूंढना जरूरी है कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है खाना ना मिल रहा, हो सकता है कुछ और अंडरलाइन रीजन हो। One of the cause is the, again I would say, mobile phone use and this हाँ। gadget use, and another is the junk food intake. You see the junk food are so rich in spices and all those things, they make it very palatable. But actually, if you compare the home food is not as palatable to a child as the junk food is. So they try to tend to go towards junk food, whether it be chips or some other things or some pizzas or burgers or इसलिए जो इसमें anything. ट्रांस फैट्स हैं, Yeah, they are very dangerous for the children. जी शायद बड़ों से ज्यादा खतरनाक वो बच्चों के लिए हैं। Then I won't comment on that कि किसमें ज्यादा खतरनाक है, but हाँ definitely अच्छे नहीं है बच्चों के लिए। जी। लेकिन एक बात पे शायद आप भी एग्री करेंगे मुझसे कि चले ट्रांस फैट वगैरह के हम लोग अभी स्टडी शायद इतने ज्यादा नहीं होंगे कि किसी कंक्लूजन पे आ जाए हम, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो उनमें केमिकल्स हैं वो बड़ों से ज्यादा बच्चों को नुकसान करते हैं, स्पेशली बोन्स को, टीथ को। जो उनमें फॉस्फोरिक एसिड वगैरह बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा एसिडिफायर्स और बहुत सारे उनको टेस्ट करने के जो केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में, लेकिन वो बड़ों से ज्यादा बच्चों को नुकसान करते हैं। विल यू एग्री टू मी विद मी ऑन दैट टॉपिक, दैट पॉइंट? ड्रिंक्स आर वेरी रिच इन शुगर। कुछ आप शुगरी चीज लेते हो, हाई शुगर का कोई भी इंटेंट लेते हो, आपका इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में, इमीडिएट इंसुलिन रिलीज हो रहा है, उसके बाद वो ग्रेजुअली सबसाइड करेगा, तो दैट
kinds of plays with your body's mechanism. And anyhow, sugar is not a very good thing to take until unless it is in complex form. In this much big quantity, जैसे एक कोला के अंदर ऑलमोस्ट 70-80 ग्राम तक चीनी होती है. हाँ, so it should be avoided. और केमिकल्स जो डालते हैं उनमें कलर के लिए, इनमें फ्लेवर्स के लिए, वो तो Every junk food or every packed food, I would say, has got preservatives, and even not with that preservatives can even cause allergic reactions in children. It can even cause rashes. So I would say the preservative items should be avoided in children. जो मेरे पास लोग सलाह लेने आते हैं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए मेरे पास इतने नहीं आते हैं, और ना मैं बच्चों को इतनी जल्दी सलाह देता हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज रेफर देम टू पीडियाट्रिशियन. जो मेरा सिंपल एक बेसिक ग्राउंड रूल है, वो ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज खोल के खानी पड़ रही है तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, और जो चीज आपको उठा के खानी पड़ रही है वो आपके लिए हेल्दी है. और 90% चीजों में, ये नहीं बोल रहा 100% है ना, मैं बोलता हूँ, लेकिन 90% अगर आप इसको लगाएं तो ये काफी हद तक ये चीजें सॉल्व कर देती है प्रॉब्लम की. उठा के खाई तो हेल्दी, खोल के खाई, पिक करके खाई, सॉरी पुल करके या ओपन करके खाई तो वो हेल्दी नहीं होगी. नेचर ने सिवाय केले के एक दो कुछ सब्जियों फलों के अलावा बाकी सब चीजों को ऐसे ही बनाया कि आप पिक करके खा सकते हैं. जी. अच्छा डॉक्टर शम्स, दूसरी चीज जैसे वेट का हो गया, व्हाट अबाउट हाइट? हाइट के लिए बहुत बड़ी रहती है बच्चों पेरेंट्स के अंदर कि मेरा बच्चा नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा नहीं बढ़ रहा है. मेरे पास मोस्टली हाइट के इश्यूज आते हैं कि हाइट बढ़ा दो मेरे बच्चे की. तो हाइट के लिए क्या करना चाहिए, और किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए हाइट के लिए? देखिए, आई वुड से वन थिंग कि जो बच्चे की हाइट होती है वो पेरेंट्स की हाइट को फॉलो करती है. वी यूजुअली टेक द हाइट ऑफ पेरेंट्स अलोंग विद द चाइल्ड एंड प्लॉट इट. तो जो वी कॉल इट मिड पेरेंटल हाइट, जो मिड पेरेंटल हाइट होती है उसकी रेंज में बच्चों की हाइट लाई करती है. So if the child's height is within the normal range as per the record, as per the charts and as per the mid-parental height, then nothing needs to be done. Few centimeters up or down, it will stay with the mid-parental height. But still, if the parents want to increase the height, then we need an extensive workup in coordination with the pediatric endocrinologist. Then we give sometimes growth hormone injectables are given, but that are given only in few choosy patients. Few patients who fit into the criteria who require growth hormone therapy. Otherwise, again, one thing, the diet. Diet has also got an important role in height. Height is, we say it's an indicator of chronic malnutrition. जब भी acute malnutrition होगा बच्चे का वेट कम होगा, लेकिन जो chronic malnutrition होगा that will affect the height. So over a long period of time आपका न्यूट्रिशन कैसा, that also affects your weight. जी. अगर स्केलेटल ग्रोथ पे पंगा हो रहा है, या हाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्केलेटल ग्रोथ, अगर स्केलेटल ग्रोथ भी पे प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब कि बहुत लंबा इश्यू है, कम से कम 1.5 साल का इश्यू तो है. We usually do the X-ray जिनके अंदर भी हमें हाइट कम लगती है, तो एक्सरे करके we usually the bone age, so we match the bone age और chronological age उनके मैच कर रही है नहीं कर रही है, and then there is a battery of tests, multiple tests need to be done, including a thyroid examination, and number of tests are done, and after that we come to a conclusion and start the therapy accordingly. सही. अच्छा, एक चीज और जो लोग पूछते हैं, मुझसे तो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि जैसे एक एज होती है, टीनेजर्स होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, टीन ईयर्स में आते हैं और एडोलेसेंस को पहुंचते हैं, तो आजकल वो बड़े इंस्पायर भी होते हैं हमारे एक्टर्स वगैरह को देख के, कुछ को देख के. तो व्हाट इज द राइट एज की जिसमें बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू करे? और मतलब मैं तो कहता हूँ कि एक्सरसाइज वगैरह या फिजिकल एक्टिविटीज तो बच्चे को बचपन से होनी चाहिए शुरू, लेकिन आपके हिसाब से कौन से राइट एज है जिसमें वो जाके जिम में जाके अपना फिजिकल वर्कआउट भी करना शुरू कर दे, हल्का फुल्का? मैं वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई नो दैट वी ऑफ कोर्स एडवाइज आफ्टर दे बिकम एडल्ट, मगर कौन सी एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे को अपना फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि उसके हाइट पे, वेट पे और एक मस्कुलर डेवलपमेंट भी होनी शुरू हो जाए? देखिए, once again I would say कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, that is an exercise for the child. बिल्कुल बच्चा वही कहीं को जा रहा है, बच्चा बाहर जा रहा है, घर से खेल रहा है, लेट इट बी पार्क या लेट इट बी एनी प्लेस, जा रहा है, रनिंग कर रहा है, खेल रहा है, यानी
एनी लोकल स्पोर्ट्स है जो भी कुछ अकॉर्डिंग टू द एरिया होते हैं, दे आर प्लेइंग, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, दैट इज वेल इनफ फॉर द चाइल्ड। जी स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग करना या स्पेसिफिकली जिम जाना, इट्स नॉट एडवाइजेबल बिफोर द टीनेज अराइव्स। इवन आई वुड से कि जब आपकी टीनेज आपकी अटेन हो गई है, उसके बाद यू कम टू द एज आपकी अराउंड, आप एडल्टहुड की तरफ एंटर कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द एक्सरसाइज और द जिम, वेट लिफ्टिंग वगैरह। अनटिल अनलेस आपकी बोन ग्रोथ एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट शुड बी अवॉइडेड कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग करें। जी जी, वेट लिफ्टिंग वही मैंने कहा कि एडल्ट होने के बाद में 18-20 के बाद में नॉर्मली हम लोग जो है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। 17-18 तक भी हम लोग शुरू करा सकते हैं, लेकिन मतलब कि उससे पहले हम लोग सजेस्ट नहीं करते। उससे पहले मोस्टली हैंगिंग एक्सरसाइजेज हैं या थोड़ा बहुत जो मस्कुलर आपकी मसल हाइपरट्रॉफी वगैरह के एक्सरसाइजेज हम लोग ज्यादा नहीं रिकमेंड करते हैं इतना Yes. ज्यादा। Let the child play, everything एग्जैक्टली, will लेट be द चाइल्ड प्ले। उसकी ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल फिटनेस, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ओवरऑल जो उसके मल्टी जॉइंट एक्टिविटीज है जिसमें ज्यादा मल्टीपल जॉइंट्स हैं वो एक्टिव हों, वो उसकी एजिलिटी पे ध्यान देते हैं, उसके फोकस पे ध्यान देते हैं हम लोग ज्यादा। उसके इन स्पाइट की उसके बाइसेप्स बन रहे हैं या उसकी उसकी चेस्ट बन रही है नहीं बन रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। that is not required at this age. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और वो चाहिए भी नहीं। उसको उसका फोकस बने, उसको फोकस करना है अपने आप को, उसको स्पीड एजिलिटी आए, उसकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। उसके जॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली चलते रहें, उसको उठना बैठने की जो मूवमेंट है, क्योंकि बचपन में कई बच्चों को हम देखते हैं कि उनके मूवमेंट की वजह से या उनके पोस्चर जो है वो ठीक नहीं होते, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कई बार बैग उठाने से या क्लास में स्टाउट करने लग जाते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट। Yes. अच्छा, एक चीज और, आजकल मैं भी जैसे मैंने इंटरव्यूज और डॉक्टर्स के भी लिए हैं, हम आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली ऑन दिस चैनल आल्सो वी प्रमोट की प्रिवेंटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन प्रिवेंशन, या एक यूजुअल चेकअप के लिए बच्चे को कितने टाइम के बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? जरूरी नहीं है कि बच्चा बीमार हो तभी डॉक्टर के पास जाया जाए। एक बार एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप के लिए भी कितनी बार या कितने इंटरवल में ले जाना चाहिए बच्चे को डॉक्टर के पास? देखिए, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है बच्चे का, on every visit we come to see the child doesn't come only for the vaccination, it's the overall examination of the child। जब भी बच्चा वैक्सीनेशन करा जाता है, बच्चे को एग्जामिन करा जाता है, बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखे जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंसी टू अप टू द टॉडलर एज ग्रुप एंड ओवर दैट एज वेल। तो एग्जामिन करते हैं बच्चा ग्रोथ कर रहा है अच्छे से नहीं है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, फाइन मोटर माइलस्टोन, उसके सोशल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, लैंग्वेज माइलस्टोन, सब कुछ चेक करके दैट इज विद इन द रेंज, दैट इज परफेक्टली फाइन। नहीं है विद इन रेंज, देन वी डू द इंटरवेंशन। तो अप टू एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एज, जब जब बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है बच्चे का, तो आपका एग्जामिनेशन हो जा रहा होता है। रहता उसके है। बाद एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर दे शुड विजिट द पीडियाट्रिशियन फॉर जनरल एग्जामिनेशन। इसकी हाइट वगैरह है कि नहीं, ताकि ये कंफ्यूजन जो है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, वो भी सेटल रहे। एग्जैक्टली। जी जी। और जाते जाते डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं और मतलब कि आपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। जाते जाते कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली रिलेटेड टू देयर चाइल्ड्स हेल्थ? बस मैं again I will stress on the one thing, that avoid gadgets in children, let them play, let if the child plays, everything will be fine. If you find the child is not playing well, if the child is too dull or if the child is too hyperactive, consult your pediatrician. कुछ डिप्रेशन के केसेस भी कुछ बढ़ रहे हैं क्या बच्चों में आजकल कुछ? जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा Especially in this लाइफस्टाइल COVID times and all, रिलेटेड, when kids are staying at home and they don't have much social circle and all, कुछ ऐसे कुछ केसेस देख रहे हैं आप भी? say it is increasing, we need some more studies to say it is increasing, but yes, the COVID, again the same thing, the child is not interacting with other children, child is not interacting with other people, so again their development is hampered. And when the child is staying at the home, parents are staying at the home, they're doing work from home, so in order to make the child busy, they give them gadgets, so the children keep on playing with the gadgets and the parents can do the work easily. So that is, it is becoming a chain reaction. So I would again advise that avoid the gadgets in children. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स के जो कॉमन क्वेश्चंस थे या कॉमन मिथ्स थे उनके बारे में उनको बताने के लिए।
Once again, I'd like to thank you again on behalf of the people who are watching, plus from our channel Feel the Power as well. And we hope so कि आप आगे और ऐसे रिसर्चेस करते रहें, और we will look forward कि आगे आने वाले टाइम में दोबारा से आप हमारे चैनल पे आगे कुछ और जो कॉमन चीज़ें होंगी या कुछ क्वेरीज जो आएंगी व्यूअर्स की मेरे चैनल पे या कुछ कमेंट्स में, तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगा। फॉर माय व्यूअर्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, तो मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, यू कैन राइट टू अस and we will forward your question to Dr. Shams and get back to you with the answers. तो आप हमें लिख सकते हैं और डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब हमको जरूर बताएंगे। नीचे ईमेल आईडी है या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी देखने के लिए, और हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लाते रहेंगे। एंड थैंक्स अगेन डॉक्टर साहब। Okay, welcome. It's my pleasure.